हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे हम जानते हैं अभी केवीएस के लिए हम साइकोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमारे आगे क्रम में बढ़ते हुए एक और प्रैक्टिस सेट आज हल करेंगे साइकोलॉजी का, जो हमारे रीट केवीएस जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास यानी कि हम डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सा सत्य नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा कह रहा है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा कह रहा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। देखो, नहीं है पर ध्यान रखना। तो पहला है विकास अंतःक्रिया का फल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है वो अंतःक्रिया का फल होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो ये भी सही बात है कि विकास जो होता है यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा कह रहा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, जबकि बल्कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और इसने हमसे गलत ही पूछा है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव वो ये प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। यानी हमसे पूछ रहा है कि बालक की जो सोच यानी जो थिंकिंग होती है वो अमूर्त की ज़्यादा वो मूर्त चीज़ों की तरफ होती है अधिक। तो वो कौन सी अवस्था में होती है? हमारा पहला ऑप्शन है कि 7 से 12 वर्ष तक। दूसरा कह रहा है कि 12 से वयस्क तक। तीसरा कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष तक। और चौथा कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक। जैसा हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने ये विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? नंबर 1 थी जन्म से 2 वर्ष तक, जिसे हम कहते थे संवेदी गामक अवस्था। दूसरी थी हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो थी हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरी थी हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो थी हमारी 7 से 12 वर्ष तक। और चौथी थी हमारी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे जो थी 12 से वयस्क तक। ठीक है, और इसमें जो अमूर्तता की अपेक्षा जो मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है वो थी हमारी 7 से 12 वर्ष तक। तो कौन सी थी? 7 से 12 वर्ष तक थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि मानव का विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी कि मानव का जो विकास होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो किन दोनों का परिणाम है। नंबर 1 अभिभावक और अध्यापक का। नंबर 2 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का। नंबर 3 होता है वंशक्रम में वातावरण का। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? वो होता है हमारे वंशक्रम या वातावरण का, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी ऑप्शन जो है 3 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे के अनुसार कौन सा हमारे बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 होता है सामाजिक संचरण। नंबर 2 है अनुभव। नंबर 3 है संतुलीकरण। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है वो नहीं है हमारा सामाजिक संचरण। क्या नहीं है? हमारा सामाजिक संचरण नहीं है। ठीक है, और इसने हमसे नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सी व्यू रचना बनानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त यानी कि अच्छी होगी। तो कौन सी सबसे सही है? नंबर 1 अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। नंबर 2 विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। नंबर 3 सहकारी अध्ययन तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। नंबर 4 कह रहा है कि अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसने पूछा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए तो सबसे अच्छा ये होता है कि वो आपस में ही अच्छे से पढ़ें, यानी कि सहकारी अध्ययन तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि सहपाठियों द्वारा। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है कि अपने ही पीयर यानी कि ग्रुप के लोगों के साथ पढ़ना, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी कि 4 ऑप्शन हमारे दिए गए, इनमें से कौन सी विशेषता है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों के प्रति सजगता की। तो नंबर 1 हमारा है प्रतिभाशाली
बालकों की, ठीक है। दूसरा कह रहा है सामान्य बालकों की, नंबर 3 कह रहा है सृजनशील बालकों की, और नंबर 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों के बारे में, तो विशेषता होती है सृजनशील बालक की, ठीक है। वो क्रिएटिव चिल्ड्रन ही होता है। कौन से बच्चे की विशेषता होती है? क्रिएटिव चिल्ड्रन की होती है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है, ठीक है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को जाने वाली लड़की थी, उसने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल लेती थी। जब भी वो बाहर से आती थी अपने कोट को खूंटी पर टांगने की बजाय यूँ फर्श पर फेंक देती थी। फिर उसकी माँ ने कहा कि कोट को खूंटी पर टांगो। अगली बार जब वो लड़की घर में प्रवेश की तो उसने अपने कोट को जो हाथ में लिए हुई थी उसने खूंटी पर टांगा, ना कि जमीन में फेंका। तो वो किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का है उदाहरण, या फिर ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, या फिर प्रत्यय अधिगम का है, कि इनमें से सभी का है? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा है श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि बाहरी प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, यानी कि बाहर से जो हमें प्रेरणा मिलती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें समावेशित की जाएंगी। नंबर 1 हमारा कह रहा है कि प्रशंसा और दोषारोपण, नंबर 2 कह रहा है प्रतिद्वंदिता, नंबर 3 कह रहा है पुरस्कार और दंड, और नंबर 4 कह रहा है परिणाम का ज्ञान। अगर हम बात करें प्रेरणा की यानी मोटिवेशन की, 2 प्रकार की होती है। आंतरिक प्रेरणा होती है यानी कि हमें इनर मोटिवेशन मिलता है, एक होती है बाहरी प्रेरणा यानी बाहर से मोटिवेशन मिलता है। तो अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम कार्य को और भी अच्छे से करते हैं, और कोई दोषारोपण करता है तो हमें बुरा लगता है, फिर भी हम हमारी प्रशंसा और दोषारोपण ये दोनों हमारी बाहरी प्रेरणा है। पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है प्रतिद्वंदिता। हाँ सही बात है, कंपटीशन जो होता है वो बाहर होता है ना कि अंदर होता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति हमसे अच्छा कर रहा है तो हमें कंपटीशन फील होगा, तो हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो प्रतिद्वंदिता की बाहरी मोटिवेशन है। तीसरे की बात क्या है? पुरस्कार और दंड। जी हाँ, हम अच्छी बात करते हैं तो हमें पुरस्कार दिया जाता है, हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें दंड दिया जाता है, तो ये भी कैसे होते हैं? बाहरी मोटिवेशन। तो इसे बात करें परिणाम का ज्ञान, तो परिणाम का ज्ञान भी बाहरी मोटिवेशन में आएगा। कौन से सही है? हमारे चारों सही हैं, और इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है वो हमारे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं? मतलब एक व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख रहा है, वो दूसरे को देख रहा है फिर सीख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 होता है सामाजिक अधिगम, नंबर 2 अनुबंधन, नंबर 3 प्रायोगिक अधिगम, और नंबर 4 आकस्मिक अधिगम। हम अगर बात करें कि प्रत्यक्ष अनुभव से ना सीखकर हम दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखते हैं, तो वो कौन सा अधिगम होता है? हमारे सामाजिक अधिगम में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अधिगम की निरोग्यता का लक्षण है। अधिगम की निरोग्यता की बात करें तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 भागने की प्रवृत्ति होना, नंबर 2 कह रहा है कि अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, नंबर 3 कह रहा है कि अवधान संबंधी बाधा यानी कि विकार होना, नंबर 4 कह रहा है कि प्रेरणा का अभाव होना। अगर हम अधिगम निरोग्यता की बात करें तो उसका लक्षण होता है कि अवधान संबंधी बाधा विकार होना, यानी हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, अवधान संबंधी बाधा विकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, यानी जो हमारे अधिगम है यानी कि हमारी जो लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? नंबर 1 हमारा ऑप्शन है कि संचार के साधन, नंबर 2 हमारा है समवयस्क समूह, नंबर 3 हमारा है अध्यापक, और नंबर 4 हमारा है परिपक्वता एवं आयु। अगर हम अधिगम की बात करें तो उसको प्रभावित करने वाला कोई व्यक्तिगत कारक है, व्यक्तिगत कारक तो हमारा परिपक्वता तथा आयु ही होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी उसने अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है परंतु उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है विध्यात्मक
प्रशिक्षण अंतरण, नंबर 2 है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, नंबर 3 है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। अगर हम एक क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें, उसने अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लिया है, परंतु उसने बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर रहा है। यानी एक जगह सीखा हुआ ज्ञान हमारे दूसरी जगह ना तो किसी काम आ रहा है, ना तो लेकिन ही उसमें बाधा पहुंचा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे ज्ञान को हम शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो कौन सा उसे उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। नंबर 1 हमारा ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। नंबर 2 कह रहा है कि मानसिक विकारों का ना होना। नंबर 3 कह रहा है कि व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। और नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से सभी, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सबसे अच्छा है। तो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उत्तम रूप से कौन प्रदर्शित करता है? वो करता है हमारा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। यानी ऑप्शन ए हमारे है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, यानी सभी तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है, यानी कि फ्रायड, प्याजे और अन्य जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या किया है कि व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है, परंतु प्याजे ने क्या अलग से कहा है। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। नंबर 2 कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। नंबर 3 विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम फ्रायड, प्याजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बारे में बात की है, और अंत जो प्याजे हैं उन्होंने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यानी हमारे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था। तो अगर हम गिलफोर्ड की बात करें तो उन्होंने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया था वो किसके समान अर्थ में किया था। हमारे नंबर 1 ऑप्शन है बुद्धि, नंबर 2 है सृजनात्मकता, नंबर 3 है बुद्धि और सृजनात्मकता और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी चिंतन की बात करें जो कि गिलफोर्ड ने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गिलफोर्ड ने कौन सा चिंतन दिया। उन्होंने अभिसारी चिंतन दिया। उस पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है, तो वो किया जाता है सृजनात्मकता के। ठीक है, किसके? सृजनात्मकता के। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरेस्ट के बारे में सही नहीं है। हमारा ऑप्शन ये है कि रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। नंबर 2 कह रहा है कि रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। नंबर 3 कह रहा है कि रुचियाँ योग्यताओं एवं क्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। और नंबर 4 कह रहा है कि रुचियाँ हमारे व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। अगर हम पहले बात करें तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बिल्कुल सही बात होती है कि रुचियाँ, कुछ रुचियाँ जो होती हैं जो हमारे बचपन से ही हमारे अंदर होती हैं, और कुछ होती हैं जो हमें अर्जित करनी पड़ती हैं अपने बाहरी रूप से, यानी कि बाहरी समाज में। दूसरी बात करें, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा सा बालक है, उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ों में होगा, दूसरी चीज़ में, और बड़े होकर उसका इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में हो जाएगा। जैसे कि बचपन में वो पायलट बनना चाहता होगा, क्रिकेटर बनना चाहता होगा, और बड़े होकर वो डॉक्टर बनना चाहता होगा, टीचर बनना चाहता होगा। यानी जो इंटरेस्ट है वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। नंबर 3 कह रहा है कि रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारी योग्यताओं और अभिक्षमताओं से ये संबंधित नहीं होती हैं। नंबर 4 कह रहा है कि रुचियाँ हमारे व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर रुचि यानी इंटरेस्ट की बात करें तो वो हमारे व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसने पूछा है सत्य नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा कि व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति है
एक भावात्मक प्रवृत्ति जो कि अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नंबर 2 कह रहा है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। नंबर 3 कह रहा है कि व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें तो वो हमारी होती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। यानी कि हमारे पास व्यक्तित्व और बुद्धि यानी कि हमारी बात करें पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंसी हेरिडिटी प्लेस, तो क्या प्लेस करती है। नंबर 1 नाममात्र की भूमिका होती है। नंबर 2 महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3 अपूर्वनीय भूमिका होती है। नंबर 4 आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की बात करें तो वो होती है नाममात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन ए हमारे सही हो जाएगा। कौन सी भूमिका होती है, नाममात्र की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, उसका भंडार गृह कौन सा है। नंबर 1 हमारा ऑप्शन है इदम। नंबर 2 हमारा है अहम। नंबर 3 हमारा है परम अहम। नंबर 4 है इदम और अहम। तो अगर हम जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह कहलाता है हमारा इदम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कहलाता है, इदम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो हमारा जो रक्षा तंत्र होता है वो किसमें बहुत सहायता करता है। नंबर 1 कह रहा है कि हिंसा से निपटने में। नंबर 2 कह रहा है कि दबाव से निपटने में। नंबर 3 कह रहा है कि थकान से निपटने में। और नंबर 4 कह रहा है कि अजनबियों से निपटने में। अगर हम रक्षा तंत्र की बात करें तो रक्षा तंत्र हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है दबाव से निपटने में। किसमें सहायता करता है, दबाव से निपटने में। यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। यानी शारीरिक निरोगता वाला एक बालक है, उसमें कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर 1 तदात्मीकरण। नंबर 2 विवेकीकरण। नंबर 3 अधिकल्पना। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो एक शारीरिक निरोगता वाला बालक है, उस व्यक्ति है, उसकी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, वो होगी हमारी अतिकल्पना। अतिकल्पना को डे ड्रीम्स भी कहते हैं। ठीक है, अतिकल्पना हमारे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं कौन कौन से। नंबर 1 कह रहा है कि सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। नंबर 2 कह रहा है कि लोगों के स्थान पर जानवरों को। नंबर सी कह रहा है कि पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। और नंबर 4 कह रहा है कि वयस्क के स्थान पर बालकों को। अगर हम बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि 10 कार्ड होते हैं, वो किसके लिए होता है, वो हमारा प्रतिस्थापित करता है कि लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किसकी विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो सृजनशीलता के लिए, पोषण के लिए तो अध्यापक को किसकी सहायता लेनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है। नंबर 1 ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश। नंबर 2 व्याख्यान विधि। नंबर 3 दृश्य श्रव्य सामग्री। और नंबर 4 इनमें से सभी। अगर हम सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक की बात करें तो किसी विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो वो लेनी चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश की। ठीक है, विचारावेश की। तो हमारा ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 कह रहा है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नंबर 2 कह रहा है कि अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। नंबर 3 कह रहा है कि आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं। नंबर 4 कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो कौन सा सही है, कथन सही नहीं है पूछा, तो हमारा पहला ही सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता जो होती है वंजना की शारीरिक अवस्था होती है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं। अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो एक अध्यापक के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 है 40 घंटे, नंबर 2 है 45 घंटे, नंबर 3 है 50 घंटे और नंबर 4 है 55 घंटे। अगर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो एक अध्यापक के लिए 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे निर्धारित किए गए? 45 घंटे। ऑप्शन बी हमारे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। नंबर 1, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। नंबर 2 कह रहा है कि पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। नंबर 3 कह रहा है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। और नंबर 4 कह रहा है इनमें से सभी। अगर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो एक अध्यापक को विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि विद्यालय में जो अध्यापक है उसको नियमित समय पर आना होगा। ये नहीं कि 10 बजे का स्कूल है, टीचर जी 12 बजे पहुँचे हैं, बल्कि उन्हें नियमित समय पर वहाँ पहुँचना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। हाँ, उसको जो कोर्स है उसको पूरा करवाना होगा, ये अध्यापक का दायित्व है। नंबर 3 कह रहा है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। हाँ, वही सेम बात कि पाठ्यक्रम जो है उसे निर्धारित समय पर पूरा करवाना होगा। फिर इनमें से सभी, तो ये सारी बातें कही गई हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नंबर 2 कह रहा है कि नीति शिक्षा को पढ़ाया जाए। नंबर 3 कह रहा है कि शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और नंबर 4 कह रहा है कि शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की 2005 की, तो शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, जिसमें हमारा सूचीबद्ध करता है। नंबर 1, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएं, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी बातचीत की गई है। नंबर 1, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नंबर 2 कह रहा है कि शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। नंबर 3 कह रहा है कि विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करें तो वो कहता है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो हमारे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। इसका क्या उद्देश्य होता है। नंबर 1, नवीन ज्ञान की खोज। नंबर 2, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। नंबर 3, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और नंबर 4 इनमें से सभी। अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो नवीन ज्ञान की खोज करना होता है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना होता है, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है, यानी कि इनमें से सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। नंबर 1, खुली पुस्तक परीक्षा। नंबर 2, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। नंबर 3, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। नंबर 4 होता है इनमें से सभी। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में कौन से स्तर को सुधारा गया है, तो वो सुधारा गया है इनमें से सभी, यानी कि खुली पुस्तक परीक्षा भी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी, सतत और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी। ओके गाइस, सो गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे केवीएस की एग्जाम के लिए और रीट जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और बाकी सारे एग्जाम्स जिसमें आपकी साइकोलॉजी पूछी जाती है उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।